नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षण सहायक सामग्री। क्वेश्चन बन जाते हैं पेपरों में कि ये जो सामग्री है दृश्य है या श्रव्य है, या किस तरीके से दृश्य श्रव्य सामग्री, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आज हम समझेंगे दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती हैं उनको डिटेल में अच्छे से, कि अगर शिक्षक सहायक सामग्री है तो वह किस तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री है, दृश्य है, श्रव्य है या दृश्य श्रव्य दोनों है। तो हम डिटेल में आज पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा से। शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा ये दी है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि दृश्य श्रव्य दृश्य उपकरण या सामग्री का उपयोग एक शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उपकरण के कार्य, कारण तथा प्रभाव से लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग करता है। जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। यह है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। दृश्य श्रव्य जो सामग्रियां हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर होता है? इसका वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर जो होता है, ये 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य दृश्य सामग्रियां जो हैं इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य सामग्रियां यानी सुनाई देने, जिनसे हम सुनते हैं, सुनकर जिससे हम अपने शिक्षण कार्य को करते हैं, वो श्रव्य सामग्रियां। दृश्य सामग्रियां वो सामग्रियां जिससे हम देखकर करते हैं। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्रियां जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो ये हो जाती हैं इंद्रियों के आधार पर जो सामग्री है वो 3 प्रकार की हो गई, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री। इसके बाद शैक्षणिक प्रौद्योगिकी या तकनीक के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। प्रौद्योगिकी या तकनीक के आधार पर 2 प्रकार की, कौन सी? कठोर उपागम और मृदु उपागम। कठोर उपागम, मृदु उपागम। इसके बाद प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार की, प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री। ये किसके आधार पर हो गई? प्रक्षेपण के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर 3, ठीक है। इसके बाद NCERT के आधार पर जो सामग्रियां हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां, वो कितने प्रकार की हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ग्राफिक सामग्रियां, ग्राफिक सामग्री के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? फ्लैश बोर्ड, ग्राफ और डायग्राम, ये आ जाते हैं ग्राफिक सामग्री के अंतर्गत NCERT के आधार पर। इसके बाद श्रव्य सामग्री, इसके अंतर्गत आ जाते हैं रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और लिंग्वाफोन, ये आ जाते हैं श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री में क्या आ जाता है? रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और लिंग्वाफोन, ये आ गया हमारा श्रव्य सामग्री में। इसके बाद डिस्प्ले सामग्री, डिस्प्ले सामग्री में फुलेटेन बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड और श्यामपट, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, सभी स्कूलों में होता है। तो फुलेटेन बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड और श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, ये आ गया हमारा डिस्प्ले सामग्री में। इसके बाद आता है 3D सामग्री। 3D सामग्री में चार्ट व मॉडल आ जाते हैं। चार्ट व मॉडल किसमें आ जाते हैं? 3D सामग्री में। इसके बाद प्रक्रिया उपागम, प्रक्रिया उपागम को प्रदर्शन करके बताना या फिल्म स्ट्रिप से बताना, तो ये आ जाता है प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत। प्रक्षेपण सामग्री, प्रक्षेपण सामग्री में स्लाइड और फिल्म स्ट्रिक, फिल्म स्ट्रिक और स्लाइड किसमें आ जाती है? प्रक्षेपण सामग्री में। तो ये जो सामग्रियां हैं ये NCERT के आधार पर बांटी गई हैं। इसके बाद हम श्यामपट को डिटेल में समझते हैं कि श्यामपट सामग्री को सबसे पहले विलियम जेम्स ने बताया। श्यामपट जो है ब्लैक बोर्ड, इस सामग्री को सबसे पहले विलियम जेम्स ने बताया। श्यामपट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। श्यामपट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है और श्यामपट को शिक्षक का आईना भी कहा जाता है। शिक्षक का आईना किसको कहा जाता है? श्यामपट को। शिक्षक का मित्र और शिक्षक का आईना। लिखते समय शिक्षक व श्यामपट के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 अंश का कोण होना चाहिए लिखते समय शिक्षक व श्यामपट के बीच।
एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से समझते रहिए कि जो श्यामपट्ट सामग्री है इसको सबसे पहले किसने, विलियम जेम्स ने बताया। और श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह आ सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री में किसको शिक्षक का मित्र कहा जाता है, तो इसमें श्यामपट्ट को शिक्षक का यानी ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। लिखते समय शिक्षक व श्यामपट्ट के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, होता है। और श्यामपट्ट निम्न प्रकार के होते हैं, श्यामपट्ट निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, लड़की का, लड़की का नहीं है, यहाँ है लकड़ी का श्यामपट्ट, लकड़ी का। तो पहला किसका, लकड़ी का। लकड़ी का। इसके बाद सीमेंट का, किसका होता है श्यामपट्ट, सीमेंट का भी होता है। सनमाइका का, चुंबकीय और लपेट श्यामपट्ट, ठीक है, ये सब श्यामपट्ट हो गए। लकड़ी का भी होता है, सीमेंट का स्कूलों में बना दिया जाता है, सनमाइका का, चुंबकीय और लपेट श्यामपट्ट। तो ये हो जाएगा श्यामपट्ट के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल या प्रतिमान किसे कहते हैं। मॉडल क्या होता है या प्रतिमान, इसी को हम प्रतिमान कहते हैं, इसी को हम मॉडल कहते हैं। तो मॉडल क्या होता है, तो मॉडल या प्रतिमान विषय वस्तु का वह ढांचा या संरचना है जिसे कक्षा कक्ष में निर्मित किया जाता है, जो विषय वस्तु की वास्तविकता को प्रकट करते हैं। तो मॉडल या प्रतिमान क्या है, कक्षा कक्ष में निर्मित किया जाता है। जिसे किसी घर का हमको मॉडल प्रस्तुत करना है तो उस घर को हम अपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा घरों को बनाते हैं, सड़कों को बनाते हैं, तो इस तरीके से एक मॉडल तैयार करते हैं। तो वही क्या, मॉडल या प्रतिमान कहा जाता है। घर का मॉडल तैयार करना, छोटे तरीके से मॉडल बनाना। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे स्थिर मॉडल, गतिशील मॉडल। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो एक जगह स्थिर रहते हैं, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो गतिशील होते हैं, ठीक है। नोट है ये हमारा, कुछ पदार्थों को वास्तविक रूप से ही कक्षा कक्ष में प्रयोग किया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम वास्तविक रूप से कक्षा कक्ष में प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल के रूप में या प्रतिमान के रूप में। अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हम दिखा सकते हैं कक्षा कक्ष में, पत्तियां, डाक टिकट, पक्षियों के पंख आदि। इन प्रतिमानों को वास्तविक प्रतिमान भी कहा जाता है। तो ये जो प्रतिमान है इनको हम लेकर आके बच्चों को क्लास में दिखा सकते हैं। किसी छोटे पौधे को ला सकते हैं, पौधे की पत्तियों को ला सकते हैं। अगर हम डाक टिकट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम डाक टिकट को लाकर क्लास में बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अगर किसी चैप्टर में पक्षियों के बारे में बात की गई तो पक्षियों के पंख से संबंधित या पक्षियों को ला सकते हैं। तो ये जो हमारे प्रतिमान हो जाते हैं, ये जो मॉडल या कैसे क्या हो जाते हैं, वास्तविक प्रतिमान हो जाते हैं। तो मॉडल और प्रतिमान क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे क्लियर से कि मॉडल वो होता है जब किसी बड़ी चीज़ का छोटे रूप में कोई ढांचा हम तैयार करते हैं, वो मॉडल कहलाता है या प्रतिमान कहलाता है। चार्ट क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा चार्ट, चार्ट पे कई चित्र भी बनाए होंगे। तो हम चार्ट को समझ लेते हैं कि चार्ट क्या होता है। चार्ट जब किसी विषय वस्तु के संबंध में तथ्य, सूचना, घटना की जानकारी के लिए कोई प्रतिमान उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। क्या है, जब किसी विषय वस्तु के संबंध में तथ्य, सूचना या घटना की जानकारी के लिए कोई प्रतिमान उपलब्ध नहीं होता तो विषय वस्तु की सूचनाओं को चार्ट के माध्यम से या ग्राफ या तालिका के माध्यम से चित्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक चार्ट होता है प्लेन, उस पर हम चित्रों द्वारा जिस चीज़ को व्यक्त करते हैं तो वो आ जाता है चार्ट में, ठीक है। तो चार्ट के द्वारा हम विषय वस्तु को व्यक्त कर सकते हैं अगर उसका मॉडल या प्रतिमान उपलब्ध नहीं है। चार्ट सामान्यतः कितने 7 प्रकार के होते हैं। अच्छे से हम देखते हैं कि चार्ट 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार्ट होते हैं, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है समय चार्ट। समय चार्ट में क्या आ जाता है, ऐतिहासिक तथ्यों तथा काल क्रम की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए समय चार्ट का प्रयोग किया जाता है। समय चार्ट के जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऐतिहासिक तथ्यों का, कालक्रम की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, समय चार्ट का प्रयोग करते हैं। समय चार्ट में हम इन घटनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है ग्राफीय चार्ट। ग्राफीय चार्ट के अंतर्गत हम सांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाते हैं। जो ग्राफ आपने देखा होगा
ग्राफ होता है ग्रीन कलर का, जो छोटे छोटे खाने से बने होते हैं उस तरीके के ग्राफ, तो उसमें आप क्या होता है सांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाया जाता है, तो उस चार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्राफीय चार्ट कहते हैं। अगला आ जाता है तालिका चार्ट। तालिका चार्ट में क्या, जब किसी घटना या सूचना को तालिका रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, तालिका चार्ट। किसी घटना को हमें प्रस्तुत करना है और हम तालिका बनाकर उस घटना को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो हमारी आ जाएगी तालिका चार्ट के अंतर्गत, उसको बोलेंगे तालिका चार्ट। अगला है चित्र चार्ट। चित्र चार्ट, इसके अंतर्गत विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चित्र चार्ट में क्या होता है, विषय वस्तु को हम चित्रों के माध्यम से, उस चार्ट पर हम चित्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या आ जाता है, चित्र चार्ट के अंतर्गत। अगला चार्ट हमारा आ जाता है संगठन चार्ट। संगठन चार्ट, प्रबंधन से संबंधित सूचनाएं हों। संगठन चार्ट में जो प्रबंधन से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो किसमें दी जाती हैं, संगठन चार्ट में। प्रबंधन से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं संगठन चार्ट में। इसके बाद वृद्धि चार्ट। वृद्धि चार्ट विभिन्न प्रकार के जीवों, बाल विकास अवस्थाओं या सामाजिक वृद्धि के लिए वृद्धि चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों का बाल विकास की अवस्थाओं को दिखाने के लिए, सामाजिक वृद्धि को दिखाने के लिए हम किस चार्ट का प्रयोग करते हैं, वृद्धि चार्ट का। इसमें हम वृद्धि को दर्शाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, वृद्धि चार्ट। अगला जो हमारा चार्ट का प्रकार है वो है प्रवाह या फ्लो चार्ट। इसको प्रवाह चार्ट भी बोलते हैं और फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या, किसी विषय वस्तु के प्रत्ययों व उसके वर्गीकरण में होने वाले परिवर्तनों को इस चार्ट द्वारा दिखाया जाता है। तो इस चार्ट में क्या किया जाता है, किसी वस्तु में प्रत्ययों में या उसके वर्गीकरण में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो उन परिवर्तनों को हम उस चार्ट पर दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो इस चार्ट को हम कहेंगे प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट। अगला जो सामग्री है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्राफ को। ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ विषय वस्तु की जानकारी का आलेखीय निरूपण है। ग्राफ क्या होता है कि जो किसी विषय वस्तु की जानकारी का आलेख के द्वारा जो निरूपण किया जाता है वो आ जाता है ग्राफ में। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छड़ के आकार का ग्राफ होता है, स्तंभाकार, आकृति बहुभुजाकार ग्राफ, वृत्त चित्राकार ग्राफ, तोरणाकार ग्राफ और पिक्टोरियल आकार का ग्राफ। तो ग्राफ कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। तो ग्राफ क्या होता है, आलेखीय निरूपण। अगला जो हम शिक्षण सामग्री को देख रहे हैं उसमें आ जाता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के अंतर्गत क्या आता है कि विषय वस्तु के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु बुलेटिन बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार की नवीनतम सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता है, उसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड के अंतर्गत क्या आता है कि जो शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए जो नवीन सूचनाएं हैं उनको हम प्रस्तुत करते हैं किसके द्वारा, बुलेटिन बोर्ड के द्वारा। तो नवीन सूचनाओं को प्रकाशन करने के लिए हम बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड। अगला आ जाता है फ्लेनल बोर्ड। फ्लेनल बोर्ड, जब विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं को लकड़ी के बोर्ड पर जिस पर मुलायम कपड़े या मोटे कागज की परत चढ़ाई जाती है के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लेनल बोर्ड कहलाता है। तो विषय, जब कोई लकड़ी का कोई बोर्ड है उस पर किसी मुलायम कपड़े को चढ़ा दिया या मोटे कागज की कोई परत चढ़ा दी, अब उसके बाद हम उस पर किसी सूचना को प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो बोर्ड कौन सा है, फ्लेनल बोर्ड कहलाता है। अगली शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, OSP। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इस युक्ति की सहायता से दिखाने वाली विषय वस्तु को सिर के पीछे से प्रतिबिंब के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है, इसलिए इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। तो इस युक्ति की सहायता से क्या, आपने देखा होगा आपके पीछे जो जैसे जिस तरीके से हमको फिल्म दिखाई जाती है सिनेमाघरों में, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाई जाती है, पीछे से वो प्रक्षेपित होती है सीधे पर्दे पर। ठीक है, तो इस युक्ति की सहायता से दिखाने वाली विषय वस्तु को सिर के पीछे से प्रतिबिंब के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है। किसके रूप में, प्रतिबिंब के रूप में, इसलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। अगली हमारी जो श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाती है वो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, इससे पहले हम समझ लेते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है। स्लाइड
विषय वस्तु के संबंध में पारदर्शक दृश्य साधन है। स्लाइड क्या है कि किसी विषय वस्तु के संबंध में एक पारदर्शक दृश्य साधन है जिसे प्रोजेक्टर की सहायता से दीवार पर बड़ा दिखाया जाता है। कि पारदर्शक साधन है और प्रोजेक्टर की सहायता से इसको दीवार पर बड़ा दिखाया जाता है। तो दीवार पर ये बड़ा दिखाने की जो चीज़ स्लाइड कहलाती है। क्या? स्लाइड। अब फिल्म स्ट्रिप क्या होती है? स्लाइड को मिलाकर, अब ये जो स्लाइड हमने बताया है, अब इन स्लाइड को मिलाकर एक फोटोग्राफिक फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, जो स्लाइड है इनको मिलाकर, स्लाइड क्या होता है? पारदर्शक दृश्य साधन है जो प्रोजेक्टर की सहायता से दीवार पर बड़ा कर दिखाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। अब स्लाइड को मिलाकर एक फोटोग्राफिक फिल्म बनाई जाती है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 35 मिलीमीटर लंबाई होती है और जिसे दीवार पर बड़ा करके दिखाया जाता है। तो स्लाइड हो जाती है जिस दीवार पर बड़ा करके दिखाया। इसके बाद स्लाइड को हम एक फोटोग्राफिक फिल्म बना लेते हैं, तो जो फिल्म बन जाती है स्लाइड को मिलाकर वो हो जाती है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत किसको हम पढ़ेंगे? एपिडाइस्कोप। तो इसके द्वारा पारदर्शक व अपारदर्शक स्लाइड को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो स्लाइड जो होती है पारदर्शक भी होती है, अपारदर्शक भी होती है, और इस स्लाइड को बड़ा करके किसके द्वारा दिखाया जाता है? एपिडाइस्कोप के द्वारा। अगली जो सहायक सामग्री है उसमें आ जाता है मानचित्र या मैप। इसे भूगोल, इतिहास तथा राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मानचित्र, जैसे इंडिया का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है, तो इसी तरीके से मानचित्र सबने देखे होंगे, मैप सबने देखा होगा। तो इस मानचित्र की सहायता से हम किसके? भूगोल को, इतिहास को और राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मैप का, मानचित्र की सहायता से हम इसका प्रयोग भूगोल की चीज़ों को, घटनाओं को, इतिहास की घटनाओं को हम दिखाते हैं। अगली जो सहायक सामग्री है उसमें जादू की लालटेन। जादू की लालटेन, इसमें चित्रों व विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो चित्रों और विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाने के लिए इसको क्या कहते हैं? जादू की लालटेन। इसके बाद आ जाता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री में शिक्षण मशीन। शिक्षण मशीन क्या? ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल पेसी ने शिक्षण मशीन का निर्माण किया। तो शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया है? एल पेसी ने, और ये कहाँ के थे? ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। शिक्षण मशीन का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने शिक्षण मशीन का प्रयोग सबसे पहले किया। अब हम देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियां कौन कौन सी हैं। रेडियो, तो रेडियो 1927 में मार्कोनी ने आविष्कार किया। रेडियो के आविष्कार किसने किया है? 1927 में मार्कोनी ने। और रेडियो एक श्रव्य युक्ति है, श्रव्य सामग्री है जिससे हम सुन सकते हैं। तो ये रेडियो एक कैसी युक्ति है? श्रव्य युक्ति, श्रव्य सामग्री। इसके बाद टेलीविज़न, टीवी, यह एक दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें देखिए सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो ये कैसी सामग्री हो गई? दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके आविष्कारक कौन है? J.H. बियर्ड। टेलीविजन के आविष्कारक हैं J.H. बियर्ड। अगली हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी कैसी सामग्री है? एक दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए। इसके बाद आ जाता है बीसीडी प्लेयर। तो बीसीडी प्लेयर भी एक कैसी सामग्री है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। बीसीडी प्लेयर सुनाई भी देता है इसमें और दिखाई भी देता है। अगली है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कैसी है? दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए दृश्य सामग्री वो सामग्रियां होती हैं जिनमें सिर्फ हम देखते हैं, सुनते नहीं हैं, और श्रव्य सामग्रियां वे होती हैं जिनमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्रियां वो हो जाती हैं जिनमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद अगली आती नाटक। तो नाटक यह श्रव्य दृश्य सामग्री है जो इतिहास में महत्वपूर्ण है। इतिहास में पहले जो शिक्षा दी जाती है वो नाटक के द्वारा ही, नाटक कराया जाता था बच्चों को, उसी के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ओवरहेड प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री है, जबकि सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ ओवरहेड प्रोजेक्टर
श्रव्य दृश्य सामग्री है। वैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसी एक दृश्य सामग्री है, लेकिन जब इस प्रोजेक्टर को सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है तो एक दृश्य श्रव्य सामग्री बन जाती है और इसी को प्रक्षेपी सामग्री भी कहते हैं। तो हमने आज पढ़ी हैं ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। किसको कहते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ। इनको हमने डिटेल में समझा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बन जाते हैं। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।